हे भगवान, आज तो कितना भयानक तूफान आया है। यदि इसी प्रकार बारिश होती रही तो मेरी तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी। प्रकाश एक बहुत ही सच्चा और ईमानदार व्यक्ति था। वो अपने बूढ़े माता पिता के साथ इसी घर में रहता था। पूरी रात जोर जोर से बारिश और तूफान होता रहता है। पिताजी, मैं खेतों की तरफ जा रहा हूँ। अभी जल्दी ही लौट कर वापस आ जाऊंगा। इतना बोलकर प्रकाश वहां से खेतों की ओर निकल जाता है। प्रकाश चलते चलते फिर अपने खेतों के पास पहुंच ही जाता है और वो क्या देखता है कि उसकी अपनी सारी फसल जो थी वो नष्ट हो चुकी है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूंगा? मेरी तो सारी फसल नष्ट हो चुकी है। अनाज कहाँ से लाऊंगा और अपने बूढ़े माता पिता को क्या खिलाऊंगा? बेचारा प्रकाश वहाँ पेड़ के नीचे बैठकर बहुत देर तक रोता रहता है। हे भगवान, मेरे परिवार का सहारा बस ये खेत ही था। आज वो भी नष्ट हो गया। अब मैं क्या करूंगा? अब तो यहाँ रहकर मैं अपने माता पिता का पेट नहीं भर पाऊंगा। मैं ऐसा करता हूँ, अपने बूढ़े माता पिता को साथ लेकर कहीं दूसरे गांव में चला जाता हूँ। इतना कहकर प्रकाश वहाँ से अपने घर की तरफ चल देता है। अरे, ये आवाज किसकी है? कौन रो रहा है इधर? मुझे तो लगता है कोई मुसीबत में फंसा हुआ है। एक बार जरा देखूं तो सही, कौन है ये? फिर प्रकाश उसी ओर चलने लगता है जिस तरफ से वो आवाज आ रही थी और प्रकाश देखता है लोमड़ी अपने घायल बच्चों को देख देख कर रो रही है। जो बच्चे बिल्कुल अभी छोटे थे, चलने के लायक भी ना थे। अरे लोमड़ी, तुम क्यों रो रही हो? और तुम्हारे इन बच्चों को क्या हो गया है? अरे भैया, मैं तुम्हें क्या बताऊं, इस तूफान ने तो मेरा सारा घर ही उजाड़ दिया। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे बच्चों ने जन्म लिया था। अभी ये चलने के लायक भी नहीं है। तूफान ने हमारा ये हाल कर दिया। अरे लोमड़ी, तुम दुखी मत हो। मैं तुम्हारी कुछ मदद कर देता हूँ। मैं तुम्हारे बच्चे को दवाई लगा देता हूँ जिससे जख्म बहुत जल्दी भर जाएंगे, और मैं तुम्हारा ये घर भी थोड़ा ठीक कर देता हूँ। प्रकाश की ये बात सुनकर लोमड़ी की थोड़ी जान में जान आई। प्रकाश जल्दी से जाता है और कुछ दवाई की पत्तियाँ तोड़कर लाता है और जल्दी ही उन घायल बच्चों के घावों पर लगा देता है। और फिर वो जल्दी से वो गिरा हुआ पेड़ जो था जिसमें वो रह रहे थे उसे सही जगह पर। ये देखकर लोमड़ी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। हे दयालु इंसान, तूने मेरे परिवार को मरने से बचा लिया। तुम बहुत अच्छे आदमी हो। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अच्छा लोमड़ी, अब मैं चलता हूँ। अरे रुको भैया, तुमने मुझे मुसीबत से निकाला, लेकिन मैं देख रही हूँ तुम्हारे चेहरे पे बहुत उदासी है। क्या कारण है? तुम इतने परेशान क्यों हो? अरे मैं क्या ही बताऊँ, जिस जालिम तूफान ने तुम्हें कष्ट दिया है, उसी जालिम तूफान ने मेरा भी खेत जो था वो सारा तबाह कर दिया है, और उसी फसल से मेरी सारी उम्मीदें थी। अब वो फसल भी सारी नष्ट हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगा? खाना कहाँ से लाऊंगा और अपने बूढ़े माता पिता को क्या खिलाऊंगा? मेरे पास खेती के सिवा दूसरा कोई साधन भी नहीं है। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? अरे मेरे भाई, आप दुखी मत हो। आपने इतनी हमारी मदद की है तो मैं भी आपकी एक मदद कर देती हूँ। मैं तुम्हें एक खजाने का रास्ता बताती हूँ जिसकी वजह से तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन वो खजाना है कहाँ? वो खजाना तुम्हें नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलेगा। याद रहे, वो खजाना देखकर तुम्हें ज्यादा लालची नहीं बनना।
अगर तुम्हारे मन में ज्यादा लालच आई तो वो खजाना तुम्हें नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात को याद रखूंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। इतना बोलकर प्रकाश खजाने की खोज में निकल पड़ता है। प्रकाश चलते चलते बहुत ज्यादा थक गया था और उसे भूख भी बहुत लगी हुई थी। अरे, मैं तो चलते चलते बहुत ज्यादा थक गया हूँ और मुझे भूख भी बहुत लगी है। यहाँ तो आसपास कुछ भी नजर नहीं आता। मैं ऐसा करता हूँ कि कुछ आसपास ही खाने को ढूंढता हूँ, शायद कुछ खाने के लिए मिल जाए। इतना सोचकर प्रकाश खाना ढूंढने लगता है। काफी देर इधर उधर भटकने के बाद उसे एक आम का पेड़ दिखाई देता है जिसमें बहुत सारे आम लगे हुए थे। अरे, इस पेड़ में तो कितने सारे आम लगे हुए हैं। मैं जल्दी से कुछ आम तोड़ लेता हूँ। और प्रकाश जैसे ही उस आम की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है तो पेड़ के सारे आम गायब हो जाते हैं। ये देखकर प्रकाश बहुत ही हैरान हो जाता है। अरे, ये क्या हुआ? अचानक से वो सारे आम कहाँ गायब हो गए? बेटा, तुम इस पेड़ के आम ऐसे नहीं खा पाओगे। अरे, ये किसकी आवाज है? कौन है? और आसपास तो मुझे कोई भी नहीं दिखाई देता, फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? बेटा, मैं तो तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ। मैं एक पेड़ हूँ, लेकिन क्यों पेड़? मैं तुम्हारे फल क्यों नहीं खा सकता? बेटा, इंसानों ने हमें बहुत सारे कष्ट दिए हैं। हमने इंसानों के लिए क्या कुछ नहीं किया। उन्हें आपने स्वादिष्ट फल खिलाए और हम खुद धूप और बारिश में तकलीफ उठाते रहे, लेकिन तुम इंसानों को अपनी छाया में बिठाया। लेकिन बदले में तुम इंसानों ने हमारे लिए क्या किया? तुमने बारी बारी सारे पेड़ काट दिए हैं, जिसकी वजह से आज इतनी कड़कती धूप पड़ रही है। इसका कारण सिर्फ तुम ही हो। और इस गर्मी की वजह से हमें भी पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा। इसकी वजह से हमारी तने भी सूख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी ही पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। यदि इस विनाश को रोकना है, यदि कोई व्यक्ति एक पेड़ किसी मजबूरी के कारण काटता है, तो उसके बदले कम से कम उसे 3 पेड़ लगाने होंगे, तभी हम इस पृथ्वी को सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन पेड़, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ? बेटा, मैं तो किसी के पास जाकर ये बात नहीं बता सकता, लेकिन ईश्वर ने तो तुम्हें पैर दिए हैं। तुम हर एक व्यक्ति तक ये संदेश पहुंचाओ। ऐसा करने के लिए क्या तुम तैयार हो? तभी मैं तुम्हें फल खिला सकता हूँ। हाँ हाँ पेड़, ठीक है, मैं आपके इस संदेश को हर आदमी के पास पहुंचाऊंगा। प्रकाश की ये बात सुनकर पेड़ बहुत खुश हो जाता है और जल्दी से अपने कुछ फल नीचे गिरा देता है और प्रकाश उन फलों को उठाकर तुरंत खाने लगता है। फलों को खाकर प्रकाश आगे जाने लगता है। अरे बाप रे बाप, इतनी जोर की धूप पड़ रही है और इस धूप में चलना तो बहुत मुश्किल हो रहा है और मुझे बहुत सारी प्यास भी लगी है, लेकिन नदी तो पास में ही है। चलो थोड़ा सा पानी ही पी लेता हूँ। पानी पीकर जैसे तो सारी थकान दूर हो जाती है। अरे, पानी के भीतर ये क्या है जो इतना चमक रहा है? और प्रकाश अपना हाथ उस पानी में डालता है और जल्दी ही उस चमकते सिक्के को बाहर निकाल। अरे, ये तो सोना है, लेकिन इस नदी के भीतर ये सोना आया कहाँ से? वो नदी उसी नीलगिरी पहाड़ी से होकर गुजरती थी, जिसकी वजह से कभी कभी सोना उस नदी में बहकर आ जाता था। इसका मतलब ये नदी नीलगिरी पहाड़ी से होकर आती है। चलो जल्दी से मैं गुफा के पास जाता हूँ। प्रकाश चलते चलते जल्दी ही नीलगिरी पहाड़ी के पास पहुंच जाता है।
मैं इस गुफा के बीच तो आ गया, लेकिन खजाने का कुछ पता ही नहीं है कहाँ पर होगा। अरे ये क्या, एक पत्थर के नीचे से इतना सारा पानी कैसे आ रहा है? कहीं इस पत्थर के पीछे ही वो खजाना तो नहीं छुपा हुआ है। चलो इस पत्थर को ही हटा कर देखता हूँ। प्रकाश जैसे इस पत्थर को हाथ लगाता है, वो पत्थर अपने आप दूर खिसक जाता है। अरे ये क्या, ये पत्थर मेरे छूते ही इतना दूर कैसे हो गया? और देखता है गुफा की हर तरफ सोना ही सोना पड़ा हुआ है। अरे बाप रे बाप, यहाँ पर इतना सारा खजाना पड़ा हुआ है। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? क्या ये हकीकत है? अरे नहीं नहीं, ये कोई सपना नहीं है, ये हकीकत ही में ही सोना है। चलो मैं अपनी जरूरत के हिसाब से ही सोना ले लेता हूँ। और प्रकाश एक पोटली भरकर सोना ले लेता है। आहा, इतना सोना मेरे जीवन के लिए बहुत काफी है। इतना कहकर प्रकाश सोने की पोटली अपने सिर पर रखकर वहां से निकल पड़ता है। रुक जाओ, कौन हो तुम और इस पोटली में क्या लेकर जा रहे हो? क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहा? इस पोटली के भीतर क्या छुपा के रखा है तुमने? अरे सरदार, ये ऐसे आदमी नहीं बताएगा, हम इसकी पोटली छीनकर खुद ही देख लेते हैं कि इसकी पोटली के भीतर क्या रखा है। हाँ जोरावर सिंह, तुम जल्दी से इसकी पोटली छीन कर ले आओ। बेचारा प्रकाश डर जाता है और उस पोटली को उस डाकू को दे देता है। अरे वाह, इसमें तो बहुत सारा सोना है। अरे युवक, तुम्हें ये सोना कहाँ से मिला? जल्दी से बताओ, वरना मारे जाओगे। भाई, ये सोना तो मुझे इसी गुफा से ही मिला है। वहाँ पर तो ढेर सारा सोना पड़ा है। मैंने अपनी जरूरत के हिसाब से थोड़ा ही सोना लिया है। क्या कहा? इतना सारा सोना? और जिस सोने को हम वर्षों से ढूंढ रहे हैं, और वो सोना तुम्हें मिल गया? हाँ भाई, वो सोना मुझे ही मिला है। और चल जल्दी जल्दी, और वो बता मुझे सोना कहाँ पर है, नहीं तो तुम्हें मारकर इसी गुफा में दफना देंगे। ठीक है भाई, अब मुझे कुछ मत करना, मैं आपको उसी गुफा के अंदर ले चलता हूँ। और जल्दी से जाकर उस बड़े पत्थर के पास रुक जाता है। क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों रुक गए? यहाँ पर तो कोई सोना नजर नहीं आ रहा। अरे भाई, इस पत्थर के पीछे ही तो वो खजाना छुपा हुआ है। क्या इस पत्थर के पीछे वो खजाना है? लेकिन तू इस पत्थर के पीछे गया कैसे, और तुमने अकेले ने ये रास्ते से हटाया कैसे? अरे दुष्ट, तू मुझे मूर्ख बना रहा है कि तूने अकेले ही नहीं ये इतना बड़ा पत्थर हटा लिया, जबकि हम सारे लोग मिलकर इस पत्थर को दिन भर नहीं हिला सके, और तूने इस पत्थर को अकेले ही हटा दिया। नहीं भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने सचमुच अकेले ही इस पत्थर को हटाया था और इसके अंदर मैं गया था। यदि ऐसी ही बात है तो तू मेरे सामने ही इस पत्थर को हटा, जरा मैं भी तो देखूं कि तूने अकेले ही इतने बड़े पत्थर को कैसे हटा दिया। ठीक है भाई, मैं अभी इस पत्थर को हटाता हूँ। इतना कहकर प्रकाश जैसे ही उस पत्थर को छूता है, वो पत्थर अपने आप दूर खिसक जाता है। पत्थर दूर खिसकते ही गुफा का सारा खजाना साफ साफ दिखाई देता है। खजाना देखकर तीनों डाकू तो पागल ही हो जाते हैं। अरे वाह वाह वाह, इतना सारा खजाना है। आखिरकार ये सोना हमारे हाथ लग ही गया। अब तो हम ही इस सारे खजाने को उठाकर ले जाएंगे। डाकू के इतने बोलते ही गुफा का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। तीनों दुष्ट डाकू उसी गुफा के अंदर फंस जाते हैं और प्रकाश अपनी उस सोने की पोटली को उठाता है और वहां से भाग जाता है। और वो डाकू तीन के तीन अंदर ही उस गुफा के दम घुट के मर गए। एक गांव में कुंवारा कमल नामक एक आदमी था। उसके माँ बाप जितने भी रिश्ते उसे दिखाते थे, वो उनमें कोई ना कोई खामी दिखा के रिश्ता रद्द करता था। ऐसे एक दिन जब पड़ोसी गांव में एक रिश्ते देखने जाते हैं, तो लड़की को उसकी तरफ आते देख कहता है, हाँ, लड़की के चलने का ढंग ठीक नहीं है, चलो चलते हैं।
ऐसे वहाँ से सबको लेके चला जाता है। जब दूसरा रिश्ता देखने गए तो लड़की की सुंदरता देख सभी खुश होते हैं। कमल और वो लड़की जब अकेले बात करने जाते हैं तब आप बहुत ही सुंदर हैं, आप भी। उस लड़की की आवाज सुनते ही वो वहाँ से भाग जाता है। कमल को देख उसके माँ बाप उसके पीछे पीछे ही चले जाते हैं। ऐसे कमल अपने माँ बाप के दिखाए हर रिश्ते में कोई ना कोई खामी दिखा के मना कर देता है। कमल का ये व्यवहार उनके माँ बाप को परेशान कर देता है। कमल के रिश्तेदार और दोस्त उसे चिढ़ाने के लिए कुंवारा कमल के नाम से बुलाने लगे। ये सब देख उसके माता पिता भी ठान लेते हैं कि कुछ भी करके कमल को एक बहुत ही सुंदर लड़की के साथ शादी करवा के ही रहेंगे और सिर्फ इसी काम में लग जाते हैं। उसी समय में एक दिन जब कमल के पिता अखबार पढ़ रहे थे तो उन्हें एक लड़की का तस्वीर दिखता है। उसे देख सोचते हैं इस लड़की को कहीं तो देखा है मैंने, और उस समाचार को पढ़ना शुरू करते हैं। रिश्ता देखने आकर चाल के डंक को देख इनकार करने पर उस लड़की ने आत्महत्या कर लिया। हाय राम, कहीं ये मेरे बेटे के वजह से तो नहीं हुआ। लक्ष्मी, लक्ष्मी यहाँ आओ जल्दी। ऐसे उसकी पत्नी को बुला के कहता है, इस लड़की को देखो, याद आया, ये लो उसके नीचे जो लिखा है वो पढ़ो। उनके पढ़ते हुए समय में एक तेज हवा अचानक उनके घर में आता है। इतना तेज कि पर्दे जोर से हिलते हैं, सामान नीचे गिर जाते हैं और खिड़कियां खड़खड़ाते हैं। ये देख कमल के माता पिता दोनों कांपने लग जाते हैं और डर के मारे वहीं नीचे बैठ के इधर उधर देखते हैं। सुनिए, कहीं वो लड़की भूत बन के हमसे बदला लेने यहाँ तो नहीं आएगी ना? मुझे भी उसी बात का डर है लक्ष्मी। उसी समय में कमल घर आता है। माँ, पापा इधर देखिए। ऐसे कह के गले में हार पहने शादी करके एक लड़की के साथ आता है। दिखने में तो वो लड़की बहुत सुंदर और सुशील थी और तुरंत अपने सास ससुर को पसंद आती है, मगर पहले से ही डरे हुए उसके माँ बाप बहू को अंदर भिजवा के अखबार में देखी सारी समाचार कमल को भी दिखा के जो कुछ भी हुआ उसे समझाते हैं। नई नवेली दुल्हन अंदर जाके गले से फूल का माला निकालती है। जब अपने आप को आईने में देखती है तो एक डरावना भूत का चेहरा होता है। हा हा हा, जिस लड़के को मैंने चाहा और जिसने मुझे मेरे चलने के ढंग देख इनकार किया, उसी से मैंने खुद शादी के लिए पूछने पर मजबूर किया। अब जो मैं इस घर में बहू बनकर आई हूँ, सबको सबक सिखाऊंगी। जब तक मैं इनसे बदला ना लूं, तब तक मेरी आत्मा यही इनके साथ रहेगी। हाँ। ऐसे फैसला करके तब से किसी को दिखे बिना आत्मा के रूप में उस बहू के देह में घुसकर सबको डराना शुरू करती है। कमल के पिता जब अखबार पढ़ रहे थे तो उस अखबार के पेजों को तेजी से उड़ाना। कमल जब पानी पीने के लिए ग्लास लेने जाता है तो उसे दूर करना ताकि वो उसे पहुंच ना सके। कमल की माँ जब एक फूल का माला लगाती है तो इसे एक हड्डियों का माला बना देना। कमल के पिता जब अपने बाल को कंघी करते हैं तो उनके हाथों से ही उस कंघी से उनके सिर पर मारना। कमल की नींद को खराब करने उसके बगल वाले मेज पे सांप और मेंढकों को छोड़ देना। ऐसे हर रोज कुछ ना कुछ करती थी। कमल के परिवार को कुछ नहीं समझ आने पर पागल हो जाते थे। जब सब मिलके बात करते हैं कि घर में हो रहे घटनाओं से कैसे बचे, तभी उनके बहू के देह में भूत घुस के लंबे बाल और डरावने आवाज से कहती है, हा हा हा, मेरे चलने के ढंग का कारण देकर मुझे ही इनकार करोगे तुम? मुझे शादी नहीं करनी थी, इसलिए ऐसे कह दिया मैंने। कृपया हमारे बेटे को छोड़ दो, गलती हमारी है। चुप, तुम्हारे बेटे की इनकार करने पर तुम लोग भी तो मान गए।
अब क्यों नाटक कर रहे हो? हाँ? जब तक मैं तुम लोगों को सबक नहीं सिखाऊंगी, मेरी आत्मा की शांति नहीं होगी। भुगतो, भुगतो। हा हा हा। ऐसे उन लोगों को अलग अलग प्रकार से डरा डरा के उनमें बदलाव लाती है। जब उसे यकीन आता है कि वो लोग उनके बहू का अच्छा ख्याल रख रहे हैं, तब उस लड़की का देह छोड़ के आसमान में एक तारा बन जाती है। हर साल मई जून के महीने में बस्ती नामक गांव में भयानक गर्मी पड़ा करती थी। बारिश ना होने के कारण वहां का जल स्तर काफी कम हो जाता था, इसलिए पंपों में पानी नहीं रहता था। अम्मा, नल का पानी फिर से चला गया। बाल्टी में पानी होगा, उससे जाके नहा ले। अरे अम्मा, यहाँ तो बाल्टी भी खाली है। अरे अभी आधे घंटे पहले जब नल में पानी आ रहा था तो मैंने बाल्टी भर कर रखी थी। काजल मैडम जी उसी पानी से नहा ली होंगी और हमारा लड़का तो ऐसे ही गंदा रह गया। मैंने भी तो कल शाम में पानी भर कर रखा था और तुम्हारा लड़का तो उस पानी से नहा लिया। मैंने तो कुछ नहीं कहा और हमारी लड़की ने नहा लिया तो बहुत बड़ी आफत आ गई है। जैसे अपनी महारानी लड़की जी से कहो नल से खुद पानी निकाल कर रखा करे नहाने के लिए, वरना लगाऊंगी 2-4 थप्पड़, आ जाएगी अकल ठिकाने। अच्छा, मार के दिखाना, जैसे मेरे पास तो हाथ है नहीं। काजल अपनी नानी के साथ अपने मामा के घर में रहा करती थी। उसके माता और पिता की मृत्यु हो गई। काजल की उसकी मामी से बिल्कुल नहीं बनती थी। उसकी मामी हमेशा यही सोचती थी कि वो यहाँ से चली जाए। काजल के माता पिता के मृत्यु के बाद उसकी मामी उसे अपने घर में साथ नहीं रखना चाहती थी, मगर उसकी नानी उसको वहाँ रखना चाहती थी। रात को जब काजल के मामा घर लौटते हैं तब उर्मिला सारी बातें अपने पति को बताती है। आज तो आपकी भांजी मुझसे लड़ने को तैयार हो गई थी। मैंने उससे बस इतना ही कहा था कि कुएं से पानी आज तू निकाल ले, बस महारानी जी चिढ़ गई और लड़ने लगी। वो तो ये कहो राजू घर पे था, उसने कुएं से पानी निकाल कर मुझे दिया। माँ ने कुछ नहीं कहा? वो तो बस काजल की ही तरफदारी करती हैं, उन्हें मैं कहाँ अच्छी लगूंगी। वो तो कहिए कि राजू घर पे था, उसने मुझे। इस तरह उर्मिला झूठ बोलकर अपने पति को गुस्सा दिला देती है। रामलाल गुस्से में अपनी माँ के कमरे में जाता है और अपनी माँ और भांजी के कपड़े सारे फेंक देता है बाहर। मामा, आप हमें घर से क्यों बाहर निकाल रहे हैं? तुम लोग यहाँ से बाहर निकलो और जहाँ जाना है वहाँ जाओ। काजल और उसकी नानी सरपंच जी के पास अपने बेटे रामलाल की शिकायत करने पहुंच जाती हैं, लेकिन वे वहां जाते ही देखती हैं कि सरपंच जी को उसकी बहू ने पहले से ही रिश्वत देके अपने पक्ष में करवा लिया है। रामलाल और उर्मिला और उनका बेटा उन्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। नानी, अब हम कहाँ जाएंगे? काजल बेटा, मैं तेरी मौसी यानी कि अपनी छोटी बेटी के घर चलते हैं। वो हमें जरूर मदद करेगी, हमें ऐसी हालत में देखेगी तो जरूर हमारा सहारा बनेगी। भरी दोपहरी में काजल की नानी धूप में चलते चलते गर्मी के कारण बेहोश हो जाती है। काजल इधर उधर पानी खोजने के लिए चली जाती है, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिलता। आसपास सब का सब सूखा ही पड़ा था। वह कोशिश करती है कि उसे शायद ही कहीं पानी मिल जाए, लेकिन नहीं, उसे पानी तो कहीं दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रहा था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह और आगे बढ़ती चली गई जब तक उसे पानी का कोई स्रोत न दिखे। वह आगे गई तब उसने देखा, उसे एक कुआं दिखा। वह जल्दी से कुएं के पास पहुंच गई और जब कुएं में उसने झांक कर देखा तो उसमें तो पानी ही नहीं था, वह कुआं सूखा था।
हार मानकर काजल अपनी नानी के पास आकर खड़ी हो गई। वह इंतजार में थी कि कोई राहगीर उसकी मदद करे। तभी एक लड़का वहां से गुजर रहा था। उसने जल्दी से जाकर उससे पूछा, सुनो, मेरी माँ को अस्पताल पहुंचा दो और बदले में तुम मुझसे ढेर सारा सोना ले लेना। देर बाद वो नौजवान काजल और उसकी नानी को हॉस्पिटल पर छोड़ ही देता है। अस्पताल में काजल की नानी का कुछ दिनों तक इलाज चलता रहता है और उसकी नानी ठीक हो जाती है। नानी जी, अब हमें मौसी के घर जाकर उन पर बोझ बनने की जरूरत नहीं है। हमारे पास एक जादुई कुआं है जिससे हीरे निकलते हैं। हम उन हीरो को बेचकर अपना गुजारा कर लिया करेंगे। काजल जल्दी से जाकर उस कुएं से हीरे निकालना शुरू कर देती है। अपनी जरूरत के मुताबिक उस कुएं से हीरे निकालती रहती है और उसे एक जगह इकट्ठा कर कर रख लेती है। उसके बाद काजल शहर में जाती है बाजार और वहां जाकर हीरो को बेच देती है और उसी हिसाब से पैसे अपने साथ ले आती है। काजल हीरो को बेचकर और घर के जरूरत का सारा सामान लेकर अपने घर पर आ जाती है। वह उस झोपड़ी में सारा सामान अच्छे से लगा देती है। वो नौजवान जब भी उस रास्ते से गुजरता तब वह काजल से मिलकर जरूर जाता था। एक दिन राजू ने काजल को बहुत सुंदर कपड़े पहने बाजार में उस नौजवान के साथ घूमते हुए देख लिया और देखकर वह तुरंत अपने घर पे अपने बापू से जाकर सारी की सारी बातें बता दी। जब वो लोग गांव के बाहर झोपड़ी में रह रहे हैं तो उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए? मोहनलाल एक दिन काजल का चुपके से पीछा करता हुआ उसकी झोपड़ी तक आ पहुंचता है और पेड़ों के पीछे से चुप करके देखकर काजल को कुएं से हीरे निकालते हुए देख ही लेता है। ये सब देखने के बाद वह जल्दी जल्दी अपने घर की ओर निकल पड़ता है। अरे, ये बैलगाड़ी से आप कहाँ जा रहे हैं? जरा मुझे तो बता दीजिए। इतनी रात में आखिर आपको जाना कहाँ है? काजल की झोपड़ी के पास एक कुआं है जिसमें से हीरे निकलते हैं। आज रात हम बैलगाड़ी तैयार करके वहां जाएंगे और वहां से उस कुएं का सारा हीरा ले आएंगे। रात में रामलाल और उसकी पत्नी और बेटा काजल की झोपड़ी के पास चले जाते हैं। जब वो तीनों वहां पहुंचते हैं तब उन दोनों को सोता हुआ पाकर जल्दी जल्दी कुएं में खुदाई करना शुरू कर देते हैं। कुएं में पड़ा हुआ सारा का सारा हीरा निकाल लेते हैं और जल्दी जल्दी अपने बग्गी में लेते हैं। तुम और कुछ लाई हो हीरे भरने के लिए? अरे अब बस करिए, इतने हीरों का क्या करेंगे आप? इतने बहुत हैं। वैसे भी इतने भरने में तो आफत आ गई है। बस अब घर चलिए। रामलाल का परिवार बैलगाड़ी पर हीरो का भार रख कर अपने घर की ओर निकल पड़ता है।
रात में डाकुओं की टोली उसी रास्ते से गुजर रही होती है। उन डाकुओं की नज़र मोहनलाल के परिवार के ऊपर पड़ती है और वह उनके परिवार को मारकर उनका चुराया हुआ सोना वो चुरा कर ले जाते हैं। उधर काजल की शादी उस नौजवान से हो जाती है और वह बहुत अच्छी लाइफ गुजारने लगती है।